कॉलेज ट्यूटर, दिस इज मरिचा योर लीगल मेंटर। तो अभी तक के हमने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। सो इफ यू आर मिसिंग आउट तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज ट्यूटर के चैनल पे जाके वहां पे आपको ये जो लेक्चर सीरीज है मिल जाएंगी। तो अभी तक मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हमने डिस्कस कर लिया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, है ना। और हमने और भी डिस्कस किया है कि कितने टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं और उनको हमने बहुत ही शॉर्ट में जान लिया था कि आखिरकार ये राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो आप वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले उन्हीं टाइप्स को इन डेप्थ में डील करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइप्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो कॉपीराइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो कॉपीराइट को हम जानेंगे कि कॉपीराइट कौन ले सकता है, किसको ये अथॉरिटी दी गई है कि उसके पास कॉपीराइट होगा, किन किन कामों पे कॉपीराइट लिया जा सकता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी आने वाली वीडियोस होगी उसमें भी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो टाइप्स हैं उनको डेप्थ में डील करेंगे विद सेक्शंस। ओके, क्योंकि लॉ है तो लॉ में सेक्शंस जरूरी है, तो सेक्शंस के साथ हम क्या करेंगे, डील करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो कॉपीराइट से आप क्या समझते हैं? कॉपीराइट क्या है? एक टाइप ऑफ क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना। जो भी आप क्या करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं, जो भी आपके दिमाग में आइडिया आता है ना, जब आपका वो जो आइडिया आता है उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो उस काम को आप क्या कर सकते हैं, उस पे आप कॉपीराइट ले सकते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है दैट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क ऑफ द ऑथरशिप। ठीक है, तो जो ऑथर होता है उसके ओरिजिनल वर्क को क्या करते हैं, कॉपीराइट में प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक, as soon as an author fixes the work in a tangible form of expression, मतलब उसको जब फिजिकली तरीके से उस आइडिया को वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है, या फिजिकल तरीके से उसको जब वो बनाता है, एक्सप्रेस करता है उसको एक तरीके से, तो वो हम क्या कहेंगे, उसको एज अ कॉपीराइट। तो उस काम पे तब उसका वो वर्क हो जाता है, जब वो उस आइडिया को क्या करता है, फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन देता है, तो वो जो उसका वर्क आता है, उसका रिजल्ट जो आता है, आउटपुट जो आता है, तो वो जो आउटपुट होगा उसका, उस ऑथर का क्या होगा, उस पे वो क्या कर सकता है, कॉपीराइट ले सकता है। ठीक है, तो जो उसका वर्क है, इसका मतलब यही है कि कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट वो होता है जहां पे एक जो ऑथर रहता है, ठीक है, वो जब अपने दिमाग से, ठीक है, वो जो आइडिया होता है उसके दिमाग में, जब वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है इन अ फिजिकल फॉर्म, एक्सप्रेस करता है, और उसके बाद जो आउटपुट आता है, उसके बाद जो वर्क आता है उसका, उस पे वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है कॉपीराइट। ठीक है, तो कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स होते हैं, ठीक है, जिसपे कि एक ऑथर जो होता है या ओनर जो होता है वो क्या कर सकता है, कॉपीराइट ले सकता है। जैसे कि पेंटिंग्स, ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी ने कोई पेंटिंग ऐसी बनाई है जो कि किसी ने नहीं बनाई है, उसका आइडिया था और उसने फिर क्या किया, उस वर्क को फिजिकल फॉर्म में लाया, उसने सोचा मैं ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा, ठीक है, ये उसमें ऐसे स्ट्रोक्स होंगे, ऐसे में डालूंगा, वो सारा चीज उसने सोच लिया। ठीक है, उसके बाद सोचने के बाद उसने उस पेंटिंग को जो सोचा था, उसने A4 शीट पेपर लिया और उसमें वो पेंटिंग पूरी बना दी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब उस आइडिया का एक्सप्रेशन में आ गया है, मतलब वो फिजिकल फॉर्म में आ गया है, टेंजिबल फॉर्म में आ गया है, तो अब वो क्या कर सकता है, उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकता है, सो दैट कि कोई और उसके वर्क को इन्फ्रिंज ना कर दे। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि पायरेसी ना हो जाए, उसके वर्क को इलीगल तरीके से कोई भी क्या करे, यूज ना कर सके, या फिर अपना कहना दे कि ये तो काम मैंने किया है। तो उसी चीज को, ऑथर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, उनको कॉपीराइट देना पड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप कि कॉपीराइट का मतलब आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे जो काम होते हैं, जैसे पेंटिंग्स हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, इलस्ट्रेशंस हो गए, म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस हो गए, ठीक है, जैसे म्यूजिक जो होता है, ठीक है, गाने के जो नोट्स होते हैं उस पे कॉपीराइट मिल सकती है, म्यूजिक पे मिल सकता है, म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस जो हो गए जितने भी, उन सब पे भी कॉपीराइट मिल सकता है, साउंड रिकॉर्डिंग्स जो हो गई उन पे भी कॉपीराइट मिल सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हो गए, बुक्स, पोएम्स, ठीक है,
उसके बाद ब्लॉग पोस्ट, मूवीज, आर्किटेक्चरल वर्क्स, प्लेज एंड मच मोर। ठीक है, और भी कई सारे वर्क्स हैं जिसमें कि एक जो ऑथर है वो क्या कर सकता है, उस अपने काम पे, अपने मेहनत के काम पे, अपने दिमाग से उसने जो काम किया है उस पे वो क्या कर सकता है, कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। क्लियर? तो कॉपीराइट जो है आज आप देखेंगे कि वो सिर्फ राइट्स ऑफ द ऑथर के को ही नहीं प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ओनली इट डज नॉट ओनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कॉपीराइट ओनर, या फिर जो कॉपीराइट ओनर है उसका ही सिर्फ राइट नहीं प्रोटेक्ट करता है, जो जिसको कि हम एक तरीके से नेबरिंग राइट्स में बोल सकते हैं। ठीक है, तो बट इट ऑल्सो डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जनरल जो पब्लिक होती है वो भी क्या कर सके, उस काम को एक्सेस कर सके। ठीक है, एक्सेस ऑफ जनरल पर्सन टू दीज वर्क्स। अब ये वर्क्स में क्या क्या है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, चाहे वो म्यूजिकल हो गया, ड्रामेटिक हो गया, आर्टिस्टिक हो गया, ठीक है, या फिर आपके सिनेमाटोग्राफी वर्क हो गए, तो ये जो सारे काम है उसको जब जनरल पब्लिक भी एक्सेस कर पाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एज अ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है यहाँ पे कॉपीराइट जो लॉ है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ नहीं ओनर के कॉपीराइट को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, रादर वो क्या कर रहा है, वो सब्जेक्ट मैटर जो है पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट को भी वो क्या कर रहा है, उससे भी वो डील कर रहा है, और दोनों के बीच में क्या कर रहा है, वो एस्टैब्लिश कर रहा है, एक तरीके से बैलेंस एस्टैब्लिश कर रहा है। क्या एस्टैब्लिश कर रहा है, बैलेंस दोनों के ही बीच में। ठीक, एक की राइट्स ऑफ द कॉपीराइट, जो राइट्स हैं ओनर के, ठीक है, ओनर के जो वर्क है उस पे उनका कॉपीराइट, प्लस जो उनका जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जैसे जनरल पब्लिक का उनके वर्क पे जो उनका इंटरेस्ट है जनरल पब्लिक का, वो उन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट कर रहा है, जो ये कॉपीराइट लॉ है। क्लियर हो गया? द कॉपीराइट लॉ दस covered a long journey from its earlier days and when it used to protect only literary and artistic works। तो पहले सिर्फ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स को ही प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन अब कई सारे उसमें टर्म्स जो है वो जुड़ गए हैं, जिनको कि अब क्या हो रहा है, वो अब उनको भी प्रोटेक्शन मिल रही है। ठीक है, and has entered a new world full of technological innovations। तो अब अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटराइज्ड वर्क्स जो हो गए, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हो गए उन पे भी कॉपीराइट मिल रहा है, जैसे ब्लॉग्स हो गए, पोस्ट हो गए, मूवीज हो गई, ठीक है, सिनेमाटोग्राफ हो गया, तो ये सारी जो चीजें हैं वो भी इन एडिशन आ गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक तरीके से वाइडर सेंस में हमें देखने को मिल रहा है कि कॉपीराइट जो लॉ है वो ऑथर के और भी कामों को प्रोटेक्ट कर रहा है। पहले सिर्फ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स पे ही क्या मिलता था, कॉपीराइट मिलता था। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इंडिया में अब हम थोड़ी लेजिस्लेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया में आप देखेंगे जो अर्लीस्ट स्टैट्यूटरी लॉ था कॉपीराइट पे, वो था इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1847। ये कब था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जब रिजीम चल रही थी, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी, यहाँ पे रूल कर रही थी हमारे इंडिया को, तब उन्होंने ये कॉपीराइट एक्ट 1847 बनाया था। ठीक है, तो एक्ट जो था वो पास हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये जानना है अगर पूछा गया कि कॉपीराइट लॉस मतलब इंडिया में, अब देखेंगे सबसे पहला कौन सा था इंडिया में, तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो था 1847 वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट 1900 फिर क्या आया, 11 आया, वाइल रिपीलिंग अर्लियर स्टैट्यूट्स। तो पहले जो जितने भी स्टैट्यूट्स थे, जैसे इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1847, इसको भी रिपील करने के बाद और जितने भी इससे रिलेटेड एक्ट्स वगैरह थे वो फिर उनको रिपील करते हुए आया कॉपीराइट एक्ट 1911 आया। ठीक है, on the subject was also made applicable to all the British colonies including India। तो जहां पे भी ब्रिटिशर्स जो थे वहां पे जहां पे रूल कर रहे थे, हर जगह उन्होंने ये कॉपीराइट एक्ट 1911 जो था वो एस्टैब्लिश कर दिया था। ठीक है, और वैसे ही इंडिया में भी ये एक्ट चल रहा था। ठीक, अब क्या हुआ, 1914 में इंडियन कॉपीराइट एक एक्ट आया 1914 का, was enacted which modified some of the provisions of the कॉपीराइट एक्ट 1911। तो 1911 में कुछ एडिशंस किए गए, कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए और लाया गया इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1914 का। क्लियर हो गया? फिर एंड एडेड सम न्यू प्रोविजंस टू मेक इट
एप्लीकेबल इन इंडिया, ठीक है। फिर आता है इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1914 जो था, उसको भी एक तरीके से मतलब रिपील कर दिया गया, ठीक है। वो तब तक चलता रहा। रिपील कब हुआ? जब आया कॉपीराइट एक्ट 1957 आया, तो वो तब तक चलता रहा। तो 1957 के पहले तक क्या चल रहा था? इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1914 चल रहा था, ठीक है, जब तक कि हमारा कॉपीराइट एक्ट 1957 नहीं आ गया। तो ये हमारे क्या थे? लेजिस्लेशंस थे कॉपीराइट पे, ठीक। तो ये जो है आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर मीनिंग और डेफिनेशन और नेचर और कुछ अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसे अगर क्वेश्चन आ गए, तो ये जो पॉइंट्स है आपको लिखने पे एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो कैसे वर्क्स होने चाहिए जिसपे कि कॉपीराइट जो है वो उसको मिल सके? तो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं दैट अ वर्क मस्ट मीट टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट वर्क, ठीक है। तो कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड होने कौन से चाहिए? तो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर लेते हैं, तब आपका जो वर्क है वो कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्ट हो जाएगा। पहला क्या है कि जो आपका काम होना चाहिए ना, वो ओरिजिनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओरिजिनल। टू बी ओरिजिनल अ वर्क मस्ट मेयरली बी इंडिपेंडेंटली क्रिएटेड, ठीक है। इंडिपेंडेंटली, अकेले ही आपको उस वर्क को बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात समझ में कि आपके ही द्वारा वो काम किया गया है, आपने ही आइडिया, आपके दिमाग में आइडिया है, फिर आपने उसको क्या किया? एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट कैन नॉट बी कॉपीड फ्रॉम अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कह रही है कि ये जो कॉपी किया जाए, किसी दूसरे से कॉपी नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। ये आपके खुद के ही जो आइडियाज होंगे उसको एक्सप्रेशन में लाना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट द वर्क बी नोबल एज इन पेटेंट लॉ। ऐसा कुछ नहीं है, पेटेंट लॉ में जो वर्क होना चाहिए वो नोबल वर्क ही होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका क्या है, यहाँ पे जो वर्क है वो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंटली क्रिएटेड होना चाहिए। मतलब आपको अपने से ही उस वर्क को क्रिएट करना है, ठीक। ये हो गया यूनिक, इमेजिनेटिव और इन्वेंटिव, ये होना चाहिए, ठीक है। वर्क मस्ट भी क्या होना चाहिए? जैसे कि बी नोवेल और यूनिक, इमेजिनेटिव और इन्वेंटिव। क्या कह रहा है? देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट द वर्क बी नोवेल। यहाँ पे एक्सेप्शन ये आ जा रहा है कि कॉपीराइट में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कॉपीराइट में ऐसे जो नोवेल होने चाहिए या यूनिक, इमेजिनेटिव और इन्वेंटिव, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पेटेंट लॉ का मतलब ये क्या है, एक तरीके से पेटेंट लॉ में होता है ऐसा कि अगर ये सारी चीज है तो पेटेंट लॉ के अंदर आपको मिल जाएगा उसको प्रोटेक्शन, ठीक है। अ वर्क नीड ओनली demonstrate a very small amount of creativity in order to meet the originality requirement। ओरिजिनल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसमें, ठीक। नोवेल की जरूरत नहीं है, एक तरीके से बहुत ही इमेजिनेटिव, इन्वेंटिव का जरूरत नहीं है, रादर वो क्रिएटिव होना चाहिए और क्या? ओरिजिनल होना चाहिए। वेरी फ्यू क्रिएशंस फेल टू सेटिस्फाई द मिनिमम क्रिएटिविटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या होते हैं कि कई सारे क्रिएशंस जो होते हैं उसमें आप देखेंगे कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं कि मिनिमम क्रिएटिविटी जो रिक्वायरमेंट है उनकी। तो इस वजह से क्या है, क्रिएटिव और ओरिजिनल आपका काम होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल होना वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके वर्क को मतलब कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्शन मिलने के लिए। क्लियर हो गया? अब अ वर्क ऑफ ऑथरशिप टू क्वालिफाई as a work of authorship for the purposes of copyright protection, a work must be a product of creative expression that fulfills under a category of copyrightable subject matter। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बात कर रहा है कि जो आपका वर्क होना चाहिए दैट मस्ट बी अ प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्रिएटिविटी की बात करें, जितना क्रिएटिव आपका माइंड सोच सके आप उतना क्या करें उसको मतलब आइडिया को फिर क्रिएटिव एक्सप्रेशन में लाइए, ठीक है। दैट फॉल्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ कॉपीराइटेबल सब्जेक्ट मैटर। तो ये सब्जेक्ट मैटर हो जाता है कॉपीराइट का। कॉपीराइटेबल सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ वर्क्स, ठीक है, इंक्लूडिंग लिटरेरी वर्क्स, ये क्रिएटिविटी में आ रही है, ठीक है। म्यूजिकल वर्क्स, मोशन पिक्चर्स एंड अदर ऑडियो विजुअल वर्क्स, डेरिवेटिव वर्क्स, कंपाइलेशंस एंड मेनी अदर्स। तो ये सारे आपके क्या हो गए? ये एक तरीके से
क्रिएटिविटी जो है उस काम में, क्रिएटिव वर्क्स में ये आते हैं। ठीक है, तो आपका जो वर्क होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं तीसरे पे कि अ पीस ऑफ आर्ट नीड्स टू बी फिक्स्ड इन अ फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक, अब आपने आइडिया सोच लिया, सब कुछ आपके दिमाग में आ गया, अगर वो फिजिकल फॉर्म में नहीं आया, सिर्फ आपके दिमाग में ही रह गया, और मान लीजिए कि वैसा ही कोई काम आपके दिमाग में है, आपने सोचा कि मैं ऐसे ऐसे पेंटिंग बनाऊंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, लेकिन उसको आपने फिजिकल फॉर्म में नहीं लेके आए, और आपका सेम आइडिया अगर कोई और बना लेता है, तो आप उस पे आइडिया पे कभी भी कॉपीराइट नहीं मिलता। मार्क माय वर्ड्स, क्या होता है, कॉपीराइट जो होती है वो आइडिया पे नहीं मिलता है। ठीक है, किस पे नहीं मिलता है, आइडिया पे। जब आप एक्सप्रेशन में लाएंगे, आप उसको फिजिकल फॉर्म में लाएंगे, तभी जाके आपको कॉपीराइट मिलती है। क्लियर? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई फिक्सेशन क्रिएशन, तो यहाँ पे फिक्स्ड का मतलब यही है कि फिजिकल फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ये आपके वर्क का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कॉपीराइट के अंदर क्लेम करने के लिए। ठीक है, व्हेन एन एलिजिबल टास्क इज फिक्स्ड, प्रोटेक्शन इज ऑटोमेटिकली अटैच्ड। जब आपका जो काम है फिजिकल फॉर्म में आ जाता है, तो प्रोटेक्शन क्या होता है, ऑटोमेटिकली उस कॉपीराइट वर्क के साथ ही आ जाएगा कि अगर आपका ये वर्क ओरिजिनल है, अगर आपका ये वर्क क्रिएटिव माइंड से आया है, ठीक है, आपके, और किसी से कॉपी नहीं किया गया है, तो उसके आते साथ ही क्या होता है, कॉपीराइट जो है उस पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो जुड़ जाता है, और वो आप क्लेम अपने हक से कर सकते हैं। ठीक, if a piece of work is sufficiently stable or permanent to be perceived, reproduced or otherwise transmitted for a duration longer than temporary, it is said to be fixed। ठीक है, तो अगर आपका जो काम है वो क्या है, स्टेबल है, परमानेंट टू बी परसीव्ड, ठीक है, उसको देखा जा सकता है परमानेंट तरीके से, रिप्रोड्यूस अगर किया जा सकता है उस पे, और अदरवाइज ट्रांसमिट फॉर अ लॉन्गर देन टेम्पररी, लॉन्गर पीरियड होना चाहिए, टेम्पररी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कि ये आपका वर्क क्या है, फिक्स में फॉल करता है, एंड यू आर रेडी टू क्लेम ओवर योर वर्क एज टू बी कॉपीराइट ओवर दैट वर्क। ठीक है, तो ये कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है आपको फुलफिल करनी बहुत ही जरूरी है। इतना बात क्लियर हो गया। अब ये यहाँ पे हम करते हैं वीडियो को एंड। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ कॉपीराइट अंडर द कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से जरूर शेयर करें, सो दैट कि वो भी इन वीडियोस को देख पाए। ठीक है, और कमेंट करिए जरूर कि मुझे भी अच्छा लगे कि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।